दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जॉन वेलेंट की बुक द टाइगर। पिछले एपिसोड प्लेलिस्ट में है। कहानी का अगला पार्ट अब सुनते हैं। जिस जगह पे इन्वेस्टिगेशन टीम सुराग ढूंढ रही थी कि टाइगर ने किस तरह से पोचे पन्या को मारा, ये ठीक से मालूम नहीं चल रहा था कि टाइगर ने पोचे पन्या का गला दबाया या फिर अपने पंजे से उसे मारा, उसके बाद लेकर गया। इतना तय था कि वो टाइगर भले ही घायल था, लेकिन अभी भी वो था टाइगर, यानी कि उसमें थी जबरदस्त ताकत। जब टीम ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें मालूम चला कि पोचे पन्या के बाकी अवशेष तो पहले ही उठा लिए गए थे, लेकिन एक जगह उसकी सिगरेट की डब्बी पड़ी हुई मिली। वो डब्बी सस्ती और अनफिल्टर्ड सिगरेट की थी। टीम मेंबर्स को सिगरेट पीने की चाहत हो रही थी, लेकिन उन्होंने वो सिगरेट पी नहीं। जब पोचे पन्या की बंदूक मिस फायर हो गई थी, उसके बाद उसने अपने लेफ्ट हाथ से टाइगर को रोकने की कोशिश की थी। ये कहानी सुनाई उसके कई लेयर वाले कपड़ों ने, लेकिन टाइगर ने उसकी कलाई पकड़ी और उस हाथ को एक साइड कर दिया। और उसके बाद की कहानी कह दी उसकी कॉलर ने। और कॉलर पकड़ने के बाद, यानी कि गर्दन की हड्डी तोड़ने के बाद, किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। टाइगर ने पोचे पन्या को खाने के पहले उसके कपड़े बड़े ही सलीके से उतारे थे। जूते भी उतार दिए थे। पोचे पन्या के जूते क्वालिटी में, यानी कि बर्फ पर साइलेंस के साथ चलने में टाइगर के पंजों का मुकाबला करते थे, लेकिन सिर्फ चलने के मामले में। जब पोचे पन्या सेपालेव के शेल्टर के करीब पहुंचा होगा, तब टाइगर ने अपनी आंखें उस पर ऐसे गड़ा दी होंगी जैसे बंदूक की लेजर बीम टारगेट पर फिक्स होती है। जब पोचे पन्या टाइगर की तरफ बढ़ रहा था, उसके दिमाग में कई बातें चल रही होंगी। शायद इसीलिए उसने टाइगर को नोटिस नहीं किया। यह भी हो सकता है कि उस वक्त किसी बर्ड ने अलार्म कॉल करी हो। जब तक पोचे पन्या ने उस तरफ देखा, देर हो चुकी थी। टाइगर ने अपने पैर मोड़े हुए थे, कान पीछे किए हुए थे, और वो एक मिसाइल की तरह जंप करने की तैयारी में था। और उसके बाद टाइगर की जंप, जंगल में एक दहाड़, और वो दहाड़ थी जंगल के भगवान की। जब पोचे पन्या के ऊपर टाइगर ने जंप किया होगा, बड़ा ही खतरनाक दृश्य रहा होगा। पोचे पन्या का लेफ्ट कंधा नीचे झुका होगा, उससे उसने राइफल उतारी होगी। लेफ्ट हाथ ने राइफल को दाहिने कंधे पर लगाया होगा। दाएं हाथ की उंगली ट्रिगर पर गई होगी। पोचे पन्या को लगा होगा कुछ बिजली सा, कुछ काला सा, बर्फ का तूफान उसके ऊपर आ रहा है हवा से। उसने निशाना लिया होगा, गोली चलाई होगी, ट्रिगर दबाया होगा, और ट्रिगर दबाते ही उसका दिल धक्क से बोला होगा कि बंदूक मिस फायर हो गई। और उसके बाद टाइगर ने बिजली की तेजी के साथ उसे मार डाला। जहां तक टाइगर की बात करें तो एंड्रेई पोचे पन्या एक सिर्फ एपिसोड था उसकी लाइफ में, एक मर्डर मिस्ट्री में एक नया कैरेक्टर। और टाइगर सोच रहा होगा, अब कौन शिकार मिलेगा मुझे। और यही सोच रहे थे यूरी ट्रस और चटनिन कि टाइगर का अगला शिकार कौन होगा। और चटनिन तो यह भी सोच रहा था कि अगर वो इंजर्ड टाइगर होता तो कहां जाता, किस जगह को बनाता अपना ठिकाना। टाइगर बहुत अच्छा शिकारी है। शिकारी तो बहुत अच्छा जैकल भी होता है, लेकिन जैकल जानता है कि अगर उसने पूरी सावधानी नहीं बरती तो वो खुद शिकार बन जाएगा। यही हाल लेपर्ड का है। लेपर्ड भी बहुत अच्छा शिकारी है, लेकिन शिकार करते वक्त, आक्रमण करते वक्त वो सावधानी भी बरतता है, क्योंकि उसे मालूम है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन टाइगर एपेक्स प्रेडेटर है। उसे किसी का डर नहीं होता। जब वो चार्ज करता है
तो इस बात का ध्यान नहीं रखता कि अगर वो फेल हो गया तो वो खुद शिकार बन जाएगा। टाइगर अगर प्रवोक कर दिया जाए तो चलती हुई कार पर भी हमला कर देता है। उसे मालूम है कि कार से उसे चोट लग सकती है, लेकिन वो परवाह नहीं करता। अगर कोई शिकारी टाइगर को ढूंढने जंगल में जाएगा और टाइगर उसे देख लेगा तो वो घने जंगल में जाने के बजाय उससे मुकाबला करना पसंद करेगा। और ये कहावत होती है कि टाइगर को ढूंढना है तो टाइगर के पग मार्क्स के पीछे चलते जाओ, जहां पग मार्क खत्म होंगे वहां टाइगर मिल जाएगा। हाँ, ये देखने वाली बात है कि कहीं आप टाइगर को पहले ना मिल जाओ। जितनी नजदीक से पोचे पन्या का टाइगर से सामना हुआ था, उतनी नजदीक से किसी का टाइगर से सामना हो और वो अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा हो, ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है। लेकिन ऐसा हुआ था 2002 में खोबित्नोव नाम के आदमी के साथ, जो कि पहले इंस्पेक्शन टाइगर यूनिट का मेंबर था। उसके घाव, उसकी टूटी हुई हड्डियां उसके साथ उसकी कहानी बयान करती हैं। एक बार खोबित्नोव एक टाइग्रेस के पगमार्क को ढूंढता हुआ जा रहा था। बर्फ में उसको निशान मिल रहे थे। टाइग्रेस एक जगह बैठी थी और वहां पर कुछ फ्लूइड निकला हुआ था। उससे खोबित्नोव को लगा कि एक नर्सिंग टाइग्रेस है, अपनी गुफा में जाएगी, शायद उसके पास उसके बच्चे हैं। लेकिन वो टाइग्रेस मां टाइग्रेस नहीं थी, वो थी घायल टाइग्रेस, और वो जो फ्लूइड आ रहा था उसके घाव से आ रहा था। खोबित्नोव से उसका आमना सामना तब हो गया जब बर्फ में वो टाइग्रेस आराम कर रही थी। जंगल में वो स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है जब आपका सामना अचानक सोते हुए टाइगर से हो जाए। भले ही वो टाइगर मौत के मुंह में सो रहा हो, यानी कि वो मरने वाला हो, लेकिन वो आपको तो मार ही देगा। और जब ऐसा होता है तब दूरी 15-20 फीट से ऊपर नहीं होती। यही हुआ। टाइगर की आंख खुली, हाड़ कपाने वाली गर्जना हुई और उसके बाद टाइगर ने उछाल मारी खोबित्नोव के साथी के ऊपर। यह देखकर खोबित्नोव आश्चर्यचकित हो गया, उतना ही आश्चर्यचकित जितनी आश्चर्यचकित थी टाइग्रेस। लेकिन उसके बाद खोबित्नोव ने वो काम किया जो कि एक जानवर भी करता, लेकिन ऐसा करने पर इंसान होने पर गर्व होता है। अपने निहत्थे साथी के बचाव में खोबित्नोव उसके और टाइग्रेस के बीच में आ गया। खोबित्नोव के पास थी राइफल, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि वो निशाना ले और गोली चला दे। तो अचानक अपनी बंदूक का बट उसने टाइग्रेस के फेस पर दे मारा। इतना जोरदार प्रहार था कि टाइग्रेस का एक दांत टूट गया। बदले में टाइग्रेस ने एक पंजा मारा, खोबित्नोव को जमीन में गिरा दिया और उसकी राइफल थी हवा में। अब जब खोबित्नोव नीचे गिर गया, टाइग्रेस जंप करके उसकी छाती के ऊपर आ गई और इसने वो एक्सपीरियंस दे दिया खोबित्नोव को जो कि किसी को भी देख पाना संभव नहीं है। देख पाना तो संभव है, देखने के बाद बताना संभव नहीं है। खोबित्नोव ने देखा टाइगर का खुला हुआ मुंह, बड़े बड़े दांत, खुरदुरी जबान और एक काला छेद। ऐसा लग रहा था जैसे नर्क का द्वार हो। और उसके अलावा उस वक्त खोबित्नोव कुछ सोच नहीं पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ फील कर पा रहा था गरम गरम सांसें टाइग्रेस की। अब खोबित्नोव ने अपने दाहिने हाथ का घूंसा टाइग्रेस के मुंह पर मारने की कोशिश करी, लेकिन टाइग्रेस ने अपने पंजे से उसे ऐसे हटा दिया जैसे एक कुत्ता मक्खी को हटाता है। खोबित्नोव ने अपने लेफ्ट हाथ से टाइग्रेस का मुंह जाम करने की कोशिश की और वो कोशिश कर रहा था कि अपने पंक्चर्ड हाथ से अपनी रिवॉल्वर को निकाल पाए, लेकिन टाइग्रेस ने अपने बचे हुए दांतों से उसकी हड्डियां तोड़ दी। लेकिन तभी खोबित्नोव के निहत्थे साथी ने अपने पास रखा हुआ पेपर स्प्रे टाइग्रेस के मुंह पर मार दिया और टाइग्रेस हड़बड़ाकर कूदकर भाग गई। ये सारा घटनाक्रम
5 सेकंड में हो गया था। बाद में जब वो टाइग्रेस पकड़ी गई तो मालूम चला उसके दांत पुराने हो गए थे, टूट रहे थे। एक दांत खोबित्नोव के बट से टूट गया था। उसके नाखून भी उखड़ चुके थे। टाइग्रेस बूढ़ी हो चुकी थी। यही वजह थी कि वो पालतू पशु मार रही थी। अगर खोबित्नोव से उसका मुकाबला नहीं हुआ होता तो उसे पकड़ा नहीं जाता, लेकिन इन सर्दियों में वो जीवित नहीं रहती। तो उस टाइग्रेस को जहरीला इंजेक्शन देके मार दिया गया और खोबित्नोव के शरीर में रॉड डाल दी गई, लेकिन उसके घाव में गैंग्रीन हो गया। अब वापस आते हैं कहानी में उस मोड़ पर जब पोचे पन्या की डेथ के बाद टीम टाइगर को सर्च कर रही थी। अब शायद टाइगर यूरी ट्रस और उनके टीम मेंबर्स को पहचानता था। ऐसा हो नहीं सकता कि टाइगर ने इन लोगों को देखा ना हो। इन लोगों से वैसी ही गंध आ रही थी जैसी गंध आती थी मार्कोव से या फिर पोचे पन्या से, और वो गंध थी कुत्तों की, सिगरेट की और बारूद की। शायद टाइगर को लग रहा था कि नया शिकार या फिर नए शिकार आ गए। यूरी ट्रस ने टाइगर के पग मार्क्स को ध्यान से देखा तो उसके घाव ठीक होने लगे थे। जब उसने पोचे पन्या की डेथ के बाद टाइगर के पग मार्क्स देखे थे तो जितना खून उनसे रिस रहा था अब उतना खून नहीं निकल रहा था, लेकिन अभी भी वो अपने अगले पैर को थोड़ा घिसटा के चल रहा था, यानी कि चोट लगी थी, जोरदार लगी थी। 15 तारीख को टाइगर ने तखालो नदी से सेपालेव के शेल्टर की तरफ दोबारा बढ़ना शुरू किया। ये रास्ता थोड़ा कठिन था, ऊंचाइयों वाला था। टाइगर चाहता तो आसान रास्ते से भी पहुंच सकता था, लेकिन नहीं, उसने चुना मुश्किल रास्ता। यूरी ट्रस और उनकी टीम भी पीछे जा रही थी, और यह बड़ा आसान होता है बर्फ में कि किसी के बनाए हुए निशानों पर चलना, लेकिन ये निशान टाइगर के थे। और इसके पहले भी जब मार्कोव की डेथ के बाद यूरी ट्रस टाइगर के पैरों के निशान पर चला था तो उसे वापस आना पड़ा था, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ और थी। यूरी ट्रस के पास साथी भी थे, बंदूकें भी थी और था टाइगर को मारने का परमिट। या यूं भी कह सकते हैं, अब सवाल यह नहीं था कि क्या करना है, सवाल यह था कब करना है। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।